प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका 11th क्लास में। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ नंबर 9 जिसका नाम है भारत माता, इस पाठ को बेटे आज हम शुरू करते हैं। और इसके लेखक कौन है बेटे? जवाहरलाल नेहरू। तो इनका जीवन परिचय भी आपको थोड़ा सा लर्न करना है। और जैसे इसमें बताया है, इनका जन्म कब हुआ? 1889 में। हुआ कहाँ? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। तो बेटे ये पॉइंट आपको याद करना है कि इनका जन्म सन 1889 में हुआ था, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। इनकी रचनाएं, यानी इसका अर्थ है बेटे ये लेखक थे, ठीक है। एक स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, साथ में ये अच्छा लिखा करते थे। इनकी रचनाएं हैं मेरी कहानी, ये इनकी आत्मकथा है। विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र, पुत्री के नाम, हिंदी अनुवाद है, यानी दूसरी लैंग्वेज में थे और इसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया, ये लेख और भाषण इनके थे जो इन्होंने अलग अलग जगह दिए। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं ये भी एक भाषण का ही अंश है इनका। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक बड़े संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता वहां के बड़े वकील थे। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर और उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हैरो और कैम्ब्रिज में हुई। वहीं से वकालत की पढ़ाई भी की, लेकिन नेहरू पर गांधी जी का बहुत प्रभाव हुआ। उनकी पुकार पर वे पढ़ाई छोड़कर आजादी की लड़ाई में जुट गए। आगे चलकर सन 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। नेहरू का झुकाव समाजवाद की तरफ रहा। और एक पॉइंट ये याद रखना आपको इसमें बेटे कि बच्चे इन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं आज भी, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। संपन्न परिवार था, रिच फैमिली से बिलोंग करते थे बेटे ये। इन्होंने पढ़ाई भी विदेश में की थी, लेकिन पढ़ाई अधूरी छोड़ दी क्योंकि इन्होंने देश को आजाद कराने में अपनी भूमिका निभाई थी। बच्चे इनको चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। तो बेटे चैप्टर का नाम है भारत माता। लेखक है इसके स्वतंत्रता सेनानी जवाहरलाल नेहरू। अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहा होता था, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। तो लेखक जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते हैं? अक्सर जब मैं एक जलसे से, जलसा आपको समझ आ रहा होगा बेटे, सभा होती है जहां नेता वगैरह भाषण देते हैं, एक सभा से दूसरी सभा में, यानी एक जलसे से जब ये दूसरे जलसे में जाता है और इस तरह चक्कर काटते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। तो जलसे में जो इनके भाषण को सुनते ना, तो उन हिंदुस्तानियों से ये अपने भारत के बारे में चर्चा किया करते थे। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। भारत क्या है? एक संस्कृत शब्द है। और भारत का नाम, यानी अपने देश का नाम भारत क्यों रखा गया बेटे? ये जैसे प्राचीन समय में दुष्यंत और शकुंतला नाम के पति पत्नी थे, उनका एक बेटा हुआ था, उसका नाम था भरत। उस भरत के नाम पर ही भारत नाम रखा गया। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहां के सुनने वाले कुछ ज्यादा सयाने थे और उन्हें दूसरे ही किस्म की गिजा की जरूरत थी। जब नेहरू जी बताते हैं कि जब मैं शहर में कोई भाषण देता तो वहां मैं बहुत कम क्वेश्चन पूछा करता था। क्यों? क्योंकि जो शहर के लोग थे ना, कुछ ज्यादा ही शयाने थे। आज भी हैं, थोड़े से अलग होते हैं शहर के लोग, उनकी सोच थोड़ी अलग होती है और उन्हें दूसरे ही किस्म की गिजा होता बेटे, मैंने लिखा भी हुआ खुराक, उन्हें दूसरे ही किस्म की गिजा की खुराक की जरूरत थी। लेकिन किसानों से जिनका नजरिया महदूद था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता। लेकिन जो किसान जिनका नजरिया कैसा था बेटे? सीमित। महदूद होता है सीमित। तो मैं उनसे अपने बड़े देश, भारत देश की चर्चा किया करता, जिसके आजादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, यानी देश को आजाद कराने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो उसमें किसान भी तो थे। तो किसानों से बहुत बार प्रश्न किया करते थे और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। और जो किसान लोग थे, क्योंकि इनको इतना पता नहीं था कि हमारा भारत कैसा है, कौन सा पार्ट कहां से जुड़ा हुआ है, तो ये जो जवाहरलाल नेहरू थे, ये अपने भारतवासियों को क्या बताते कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से अलग होते हुए भी हमारा भारत एक ही है। अनेकता में एकता का प्रतीक था ना। मैं उन मसलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक और किसानों के लिए यंक सा थे। तो नेहरू जी किन विषय को उठाते?
उन मसलों को, उन विषयों को उठाते जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए एक समान थे। यानी उनको ये नहीं पता था बेटे उत्तर में हम कहाँ तक हैं, दक्षिण में हमारा भारत देश कहाँ तक है। तो ऐसे विषयों को ज्यादातर उठाते नेहरू जी किसानों के सामने। और स्वराज्य का भी जिक्र करता। स्वराज्य यानी आजादी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है उनको, जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। और क्योंकि आजादी अगर मिलती तो ये तो था ही कि थोड़े नहीं बल्कि पूरे भारतवासियों के लिए है फायदेमंद होता अगर हमें स्वराज्य मिल जाता। तो मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर दूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते, क्योंकि उनकी तकलीफें एक सी थी, यानी गरीबी, कर्जदारी और पूंजीपतियों के सिकंजे में जकड़ा होना, जमींदार के सिकंजे में फंसा होना, महाजन के सिकंजे में फंसा होना, कड़े लगान, सूद, पुलिस के जुल्म, और ये सभी बातें गुथी हुई थी। तो जो लेखक है नेहरू जी वे क्या कहते हैं, जब वे एक जलसे से दूसरे जलसे में जाते ना तो वे उत्तर पश्चिमी खैबर के दर्रे से लेकर, जगह का नाम है बेटे ये, और दूर दक्षिण में, दक्षिण यानी दक्षिण में कन्याकुमारी तक अपनी यात्रा के बारे में बताते कि मैंने वहां की यात्रा की, किसानों ने मुझसे सवाल पूछे, मैंने ये जवाब दिया। हर बात को, हर पॉइंट को किसानों के सामने रखते। और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते। क्यों? क्योंकि सभी किसानों की एक सी तकलीफें थी, एक सी दिक्कत ही, प्रॉब्लम थी। क्या? गरीबी, बहुत ज्यादा गरीबी उस समय थी, क्योंकि बेटे अंग्रेजों के सिकंजे में थे, किसान बहुत ज्यादा गरीब थे उस समय, कर्जदारों के सिकंजे में थे, पूंजीपतियों के सिकंजे में थे, जमींदार अपनी इच्छा अनुसार काम करवाते थे, महाजन के कड़े ब्याज इनको देने पड़ते थे, कड़े लगान यानी कर इन पर जो लगा दिए जाते थे, फसल पर भी बेटे, पशुओं पर भी, घर पर भी, खेती पर भी, हर तरह के इन पर लगान होते थे। और सूद वही है, कर देना, एक तरह से ब्याज देना। पुलिस के जुल्म, बिना कुछ किए भी पुलिस इन पर जुल्म किया करती थी अंग्रेजों के आदेश के अनुसार। और ये सभी बातें गुथी हुई थी उस डड्डे के साथ। डड्डा होता बेटे बोझ, जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था। विदेशी सरकार यानी अंग्रेजी सरकार, यानी कि अंग्रेजों ने हम पर उसे लाद रखा था कि हम इसी तरह से रहेंगे, जिस तरह से गरीब हैं, कर्जदार हैं, पूंजीपतियों के अनुसार काम करेंगे। ये एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था। और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। सब चाहते थे कि वे इन सभी मुश्किलों से आजाद हो सके। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचे और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, जिसके हमें एक जुज हैं। तो इन्होंने क्या कहा, क्या चाहते थे नेहरू जी? नेहरू जी चाहते थे कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचे, सिर्फ अपनी मुश्किलों के बारे में नहीं, पूरे भारत देश के बारे में, क्योंकि भारत देश अंग्रेजों के अधीन था और अगर हम उसे आजादी प्राप्त कर ले तो सारी मुश्किलें दूर हो जाती। कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, और ये पूरा संसार कैसा, पूरी दुनिया कैसी है उसके बारे में सोचे, जिसके हमें एक जुज बेटे अंश, जिसका हमें एक पार्ट है, एक हिस्सा है। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कशमकशों का भी जिक्र किया करता था। मतलब ये सिर्फ अपने भारत देश के बारे में ही वर्णन नहीं करते, जिक्र नहीं करते थे, बल्कि दूसरे देश जैसे कि चीन है, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में जो कशमकश होते हैं ना, जो बातें होती, जो ये उनसे सुनते हैं, वो जवाब देते, ये उनका भी वर्णन किया करते थे। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज हमने स्टार्ट किया है चैप्टर भारत माता। कल छोटा सा ही चैप्टर है बेटे ये, कल हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा, तो अच्छे से आपको इस चैप्टर को रीड करना है।